हेलो स्टूडेंट्स, सो योर नेक्स्ट यूनिट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। नाम से पता चल रहा है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, बोथ दीज एलिमेंट्स रेडली अंडरगो कंबशन होती है, इसीलिए ये मेजर सोर्स हैं फ्यूल का भी। पहले जो है वुड और कोल का यूज़ किया जाता था फ्यूल्स के लिए, अब जो है उसके साथ पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स आ गई और डिफ़िकल्ट भी था हैंडल करना उनको। ठीक है, हाइड्रोकार्बन ने जो है इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। एलपीजी, सीएनजी जो है नाउ डेज आर एक्सट्रीमली पॉपुलर with which everyone is familiar. Another fuel है LNG, लिक्विड नेचुरल गैस, जो कि डेवलप की गई है क्वाइट रिसेंटली। ये या तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एज वेल एज कैरिंग आउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के टाइम पे इनको ऑब्टेन करते हैं। बोथ केरोसिन डीजल अंडरगो कंप्लीट कंबस्शन एंड रिलीज अ लॉट ऑफ अनबर्न्ड carbon particles into the atmosphere as smoke, thereby creating pollution. The combustion of petrol and also of CNG is complete and these are the commonly used fuels in automobiles. तो automobiles में पेट्रोल और सीएनजी यूज़ होता है। अनसेचुरेटेड कार्बन जैसे कि थाइलिन, प्रोपाइलिन पॉलीमराइजेशन करके नंबर ऑफ यूजफुल पॉलीमर्स बना देते हैं हाई और लो डेंसिटी के, जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टायरीन, जिसकी वाइड रेंज की एप्लीकेशंस है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो ये मैनी डाइज और ड्रग्स की सिंथेसिस में भी हेल्पफुल हैं। इन द स्टडी ऑफ द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जब आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ा तो हमें डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स मिले, ओपन चेन और साइक्लिक। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जो है उनको क्लासीफाई किया एल्केन्स और एल्काइंस में, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आर एलिसाइक्लिक एज वेल एज एरोमेटिक इन नेचर। सो ऑल द हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो उनके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपका एल्केन्स, अनसैचुरेटेड। ठीक है, among the hydrocarbons the compound containing C bond and CH bonds are called alkanes or cycloalkanes. The alkene are called saturated hydrocarbons और पैराफिन्स बोलते हैं इनको, लिटल रिएक्टिव, रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला, जनरल फार्मूला है इनका CnH2n+2। एल्केन्स आर ओपन चेन इन नेचर। स्ट्रक्चर की बात करें तो टेट्राहेड्रल है, जो हमने पिछले यूनिट में भी इसी तरह का स्ट्रक्चर पढ़ा था। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन मॉलिक्यूल और 4 हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से अरेंज्ड है। ठीक है, तो ये आपके पास टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर है मीथेन का। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन नेम और IUPAC नेम दिए हुए हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के, तो एन ब्यूटेन लगा देते हैं जैसे नंबर बढ़ता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रीफिक्स एन का जो यूज़ किया जाता है स्ट्रेट चेन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, यानी कि नॉर्मल चेन। और आइसो का मतलब है कि सेकंड लास्ट जो कार्बन होगा चेन का वो ब्रांच्ड है, और नियो का मतलब है सेकंड लास्ट कार्बन जो है एटम का, कार्बन एटम है चेन में, वो 2CH3 ग्रुप में उसके साथ 2CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये देखो ये एन पेंटेन, ये आइसोपेंटेन यानी कि सेकंड लास्ट जो है ब्रांच्ड है, और यहाँ पे जो है सेकंड लास्ट 2 CH3 ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स इन एल्केन्स, तो ये हम आपने पहले ही पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना, और क्वाटरनरी। सो जिसके साथ एक कार्बन या कोई भी कार्बन ना लगा हो तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी के साथ 2, टर्शरी के साथ 3 और क्वाटरनरी के साथ 4। क्वाटरनरी में जो है हाइड्रोजन नहीं होता है प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पे जो है इस तरह के एल्काइल ग्रुप जो फॉर्म्ड होते हैं और हाइड्रोजन एटम की रिमूवल से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है और इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+1। तो ये ग्रुप बनाए हुए हैं यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, इथेन इथाइल ग्रुप बनाता है, प्रोपेन प्रोपाइल ग्रुप बनाता है, या तो एन प्रोपाइल बना देगा या आइसोसेक प्रोपाइल बना देगा। एन ब्यूटेन जो है एन ब्यूटाइल और सेक ब्यूटाइल, एक हाइड्रोजन का रिमूवल होना है। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये आपने पिछले यूनिट में भी पढ़ा था। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैसे कंपाउंड्स जो हैं
वो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो एल्केन्स जो हैं सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही शो करते हैं, ठीक है। सो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एल्केन जो है चेन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं इन देयर कंपाउंड। The isomers differ with respect to the nature of the carbon atom chain, which may be either straight chain or branched chain. In alkenes of molecules with 4 or more carbon atom, जिसमें 4 या ज़्यादा कार्बन एटम होंगे, वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, पोजीशन से चेन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे देखो, अगर C4H10 है तो 2 चेन आइसोमर्स शो करेगा। अगर 3 चेन आइसोमर्स पॉसिबल हैं C5H12 से, ठीक है, यानी कि चेन में डिफरेंस आ रहा है, कार्बन नंबर उतना ही रह रहा है। और C6H14 में 5 आइसोमेरिक एल्केन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो इट इज़ क्वाइट एविडेंट, अगर हम कार्बन का नंबर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो इंक्रीज करेगा और नंबर ऑफ आइसोमर आल्सो इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कन्फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसीलिए उस बॉन्ड के अराउंड जो है रोटेशन पॉसिबल है, यानी कि हम उस बॉन्ड को रोटेट कर सकते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल होते हैं कार्बन के 2, उनको हम रोटेट कर सकते हैं क्योंकि वो एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, इस तरह की ये शो की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि different relative spatial arrangement which arise because of rotation around the single bond are called conformation. So जब different arrangement हमें मिलते हैं rotation करने पे, उनको हम conformations या rotational isomers बोलते हैं या rotamers बोलते हैं, ठीक है। तो इथेन के आपके सिलेबस में conformation है। इथेन में जो है 2 टाइप्स की conformation मिलेगी, एक staggered, एक eclipsed, ठीक है। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन वो होती है जिसमें जो है अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है इस तरह से अलाइन किए गए होते हैं, जो हाइड्रोजन एटम अटैच हैं इनके साथ वो टेट्राहेड्रली होंगे टू द 2 कार्बन एटम्स आर कम्प्लीटली स्टैगर्ड, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। तो यहाँ पे देखो, ये अगर इसका नीचे वाला इसका एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ है तो इसका एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, इसके 2 हाइड्रोजन ऊपर की तरफ हैं तो इसके 2 हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, यानी कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है हाइड्रोजन के बीच में। ये देखो, ये है स्टैगर्ड कन्फिगरेशन। और अगर एक्लिप्स्ड की बात करें तो ये दोनों सिमिलर पोजीशन पे होंगे, ठीक है। अगर एक लाइन में देखें तो एक हाइड्रोजन के पीछे दूसरा हाइड्रोजन दिखेगा, ठीक है, इस तरह से कार्बन कार्बन। तो ये कौन सी है, एक्लिप्स्ड है, एक के पीछे दूसरा। ये देखो यहाँ पे न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी ये सीसॉ प्रोजेक्शन है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ठीक है। 2 टाइप से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शंस जो हैं वो ऑब्टेन की जाती हैं कैसे, हम मॉलिक्यूल को व्यू करते हैं कि आप मॉलिक्यूल को इसको पकड़ो हाथ में और इस तरफ से जो है आप देखो, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा, फिर किस तरह का मॉलिक्यूल दिखेगा, उससे आप जो है न्यूमैन प्रोजेक्शंस बनाते हो, ठीक है। रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ की बात करें अगर हम स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में, तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो होती है इथेन की, उसमें एनी 2 हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं, यानी कि एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं। तो इनकी जो स्टैगर्ड की एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है, बट जो एक्लिप्स्ड होते हैं इनकी एनर्जी जो है ज़्यादा होती है, ठीक है। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो है वो स्टेबल होती है एज कंपैरिजन टू एक्लिप्स्ड, क्योंकि उसके एटम हाइड्रोजन एटम अपार्ट होंगे तो रिपेल नहीं करेंगे इतने ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं और रिपेल नहीं करेंगे, सेपरेट नहीं होंगे। उसी तरह से एक्लिप्स की बात करें तो रिपेल वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशंस, टॉर्सनल और स्टेरिक स्ट्रेन क्या होती है, ठीक है। सो टॉर्सनल स्ट्रेन जो होती है क्या होती है, मे बी डिफाइंड एज द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन। सो ये रिपल्सिव इंटरेक्शन है कार्बन एटम के बीच में या इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में, जो कि कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी को
अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो अगर हम रोटेशन करते हैं तो वहाँ पे एक स्ट्रेन आ जाती है जिसको हम टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेन जो है डिपेंड करता है एंगल ऑफ रोटेशन पे, उसको हम टॉर्सनल एंगल बोलते हैं। तो जैसे जैसे जो है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन चेंज करती है एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में इंटरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की इंक्रीज हो जाती है, एज ए रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेन जो है इंक्रीज कर जाती है। तो स्टैगर्ड जो है जब एक्लिप्स में चेंज होगी तो उसकी इंटरेक्शन बढ़ेगी क्लाउड्स की और टॉर्सनल स्ट्रेन भी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो टॉर्सनल एनर्जी जो है वो क्या हुई, एनर्जी जो है रिक्वायर है ओवरकम टॉर्सनल स्ट्रेन को ओवरकम करने के लिए, उस एनर्जी को आप टॉर्सनल एनर्जी कहते हैं। टॉर्सनल एनर्जी ऑफ द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज 12.5 किलो जूल, ठीक है, मोर देन द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। सो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन से ज़्यादा है। दिस मीन्स दैट व्हेन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज टू बी रोटेटेड टू फॉर्म एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन 12.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन क्या होती है, हाइड्रोजन एटम जो प्रेजेंट हैं CH बॉन्ड डिफरेंट, वो कोवलेंट मॉलिक्यूल हैं, अगर उनको रिप्लेस करके बल्कि ग्रुप लगा दें हम एल्काइल, बल्कि एल्काइल ग्रुप लगा दें तो स्टेरिक स्ट्रेन आ जाती है, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है मॉलिक्यूल में और वो रिलेटिव स्टेबिलिटी को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कन्फर्मेशंस की। द कॉज ऑफ स्टेरिक स्ट्रेन इज द वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन विच आर लिंक्ड विद द साइज ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल। सो वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आ जाएंगी, इंट्रैक्शंस होने लगेंगी जो कि एटम के साइज पे डिपेंड करती हैं। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, अ मॉलिक्यूल ऑफ एन ब्यूटेन इज फॉर्म्ड। एन ब्यूटेन कैसे बना सकते हैं हम, इथेन में 2 हाइड्रोजन घटा के 2 मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से रिलेटिव पोजीशन जो उनकी मिथाइल ग्रुप की होगी वो इन्फ्लुएंस करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस। ऑल्सो द स्टेरिक स्ट्रेन को भी इफेक्ट करेगी, ठीक है। सो जितने ज़्यादा बल्कि ग्रुप उतनी ज़्यादा स्टेरिक स्ट्रेन। इट मे बी नोटेड दैट द स्टेरिक स्ट्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन में नहीं है ये, सिंस ऑल द एटम्स अटैच टू द कार्बन एटम और हाइड्रोजन, क्योंकि वहाँ सारे के सारे क्या हैं, हाइड्रोजन एटम है। सिमिलरली इट इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल इन प्रोपेन में भी बहुत कम है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, हम उनको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि इथीन, प्रोपीन, मिथाइल प्रोपीन, इथाइन से, जिनके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। कैसे करेंगे, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करेंगे और आपके पास 2 हाइड्रोजन की एडिशन हो जाएगी, इथेन बन जाएगा। उसी तरह से प्रोपीन में भी 2 हाइड्रोजन की एडिशन, प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन में 2 हाइड्रोजन की एडिशन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। इस रिएक्शन को हम सेंडरन्स रिएक्शन बोलते हैं, सेंडरन्स रिएक्शन बोलते हैं। द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कैरिड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम यूज़ करते हैं, यूज टू प्रिपेयर वनस्पति घी जो बनाते हैं फ्रॉम एडिबल ऑयल विच आर अनसेचुरेटेड इन नेचर। जो एडिबल ऑयल्स हैं उनसे हम वनस्पति घी बना देते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। लिमिटेशन इस प्रोसेस की ये है कि मीथेन हम इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते। अल्काइल हैलाइड से जो है हम एल्केन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या लेंगे, एल्काइल हैलाइड लेंगे। एल्काइल हैलाइड होते हैं R बॉन्ड X, यानी कि हेलोजन जो किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ लगा होगा उसको एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। और बीच में 2 मॉलिक्यूल्स सोडियम के लेंगे एल्काइल हैलाइड, और यहाँ से R आपस में बॉन्ड बना लेगा और ये बीच वाला बॉक्स जो है निकल के 2NaX बना देगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये जनरल रिएक्शन है और ये एग्जाम्पल है। R की जगह पे CH3 लिखा है तो ये इथेन बन गया, ठीक है। अगर 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड होंगे जैसे कि CH3Br C2H5Br, तो ये क्या करेंगे, used as the reactant, then a mixture of 3 different alkane is found. So 3 different alkane मिलते हैं, एक इथेन मिल जाएगा, एक ब्यूटेन मिल जाएगा और एक प्रोपेन मिल जाएगा। कब, जब दोनों तरफ मिथाइल ब्रोमाइड लगेंगे, दोनों तरफ इथाइल ब्रोमाइड और एक तरफ इथाइल और एक तरफ मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। लिमिटेशन की बात करें,
इट इज़ गुड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स भी बना सकता है, सिर्फ मीथेन इस रिएक्शन से भी नहीं प्रिपेयर किया जा सकता। ठीक है, रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो 2 डिफरेंट मैकेनिज्म है इसके। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, या तो इंटरमीडिएट बन जाएगा RNA, फिर RNA जो है वो RX के साथ कंबाइन करके NAX यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और RR, या फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, X निकालो और यहाँ से NA, R जो है वो रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, RX NA, R रेडिकल, दोनों R रेडिकल को जो है इसी तरह से कंबाइन कर दो फिर। ठीक है, या फिर बाय कोरे हाउस एल्केन सिंथेसिस, कोरे ने एक रिएक्शन दी थी, डेवलप की है इंडिपेंडेंटली कोरे एंड हाउस ने। यूजफुल है सिंथेसिस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन एज वेल एज द हायर मेंबर्स ऑफ एल्केन फैमिली। क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसको रिएक्ट करवाते हैं पहले लिथियम के साथ, लिथियम मेटल के साथ, ड्राई ईथर की प्रेजेंस, एनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस में एल्काइल लिथियम बनेगा। फिर उसको रिएक्ट करवाते हैं क्यूप्रस आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पर लिथियम डाई एल्काइल केपोरेट बन जाएगा। फिर उसको फिर से रिएक्ट करवाया जाता है एल्काइल हैलाइड के साथ, और आपके पास जो है एल्केन मिल जाएगा, और साथ में एल्काइल कॉपर और लिथियम हैलाइड जो है बाई प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, R और R' जो ग्रुप यहाँ पे शो किए हुए हैं वो या तो सिमिलर भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल दे के बताया हुआ है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिया है, एल्काइल हैलाइड की जगह पे लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल बना दिया इन्होंने लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट में। ठीक है, फिर आइसोपेंटेन और आइसोप्रोपाइल कॉपर जो है यहाँ पे मिल गया। या फिर हम जो है एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में। मैंने आपको बोला था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो बहुत ही यूजफुल है, वो कुछ भी प्रिपेयर कर सकता है। जैसे RXMG, पहले क्या बनाना है हमने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है RMGX, फिर वाटर के साथ रिएक्ट करो, वाटर जो है H दे देगा और OH की फॉर्म में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बना देगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। सो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R होगा वो एल्केन बना देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया C2H5Br + Mg, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया, फिर उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, C2H6 इथेन बन गया, और साथ में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। या हम एल्काइल हैलाइड्स की क्या कर सकते हैं, रिडक्शन भी करवा सकते हैं, तब भी हमारे पास जो है एल्केन मिल जाएंगे। या क्या करेंगे, विद नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। वो नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा, जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जो है रिएक्शन करवा के हमें नेसेंट हाइड्रोजन मिल जाएगा, वो रिएक्ट कर जाएगा एल्काइल हैलाइड के साथ और एल्केन आपको दे देगा। ठीक है, उसी तरह से अगर H2 ले लें इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लेटिनम और पैलेडियम, एल्काइल हैलाइड लेना है ब्रोमो इथेन, और आपके पास इथेन मिल जाएगा। HI की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तब भी आपको इथेन मिल जाएगा। 420 केल्विन टेम्परेचर लेना है। तो ये सारी प्रिपरेशंस आपको लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन इनसे भी रिलेटेड आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रेड फॉस्फोरस ऐड किया गया है वो किया गया है ताकि I2 को जो है कंबाइन किया जा सके, इज टू कंबाइन विद I2 टू फॉर्म फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड, फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड बनाएंगे। अदरवाइज ये क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा एल्केन के साथ और फिर से जो है आइडो एल्केन दे देगा। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन से भी हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, बाय रिडक्शन विद जिंक अमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक अमलगम हुआ यानी कि जिंक और मरकरी का मिक्सचर, इसको हम क्लेमेंशंस रिडक्शन भी बोलते हैं। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। ठीक है, कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ R है ना, और एल्डिहाइड क्या होता है, एक तरफ R होता है एक तरफ H होता है, इस तरह से O, ये H, यहाँ R, ये एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, तो अगर एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी H2O निकल रहा है, कीटोन के साथ तभी H2O, और सेम रिएक्शन, यहाँ पे इथेन मिलेगा और यहाँ पे प्रोपेन मिलेगा।
रिडक्शन करवा दें अगर हाइड्रोजन एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उसको हम वोल्फ-किश्नर रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन लेना है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला है NH2 और साथ में लेना है ग्लाइकोल। ठीक है, ग्लाइकोल लिया, इथाइलिन ग्लाइकोल है, इथेनॉल है, तो ये H2 हाइड्रोजन से H2 निकलेगा और इथाइलिन ग्लाइकोल या इथेनॉल से क्या निकलेगा O। तो यहाँ से H2 वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और हाइड्रोजन ऑफ इथेनॉल बन जाएगा। फिर KOH के साथ बॉयल करना है और इथेन और N2 यहाँ पे दे देगा। अगर कीटोन की बात करें तो वो भी इसी तरह से रिएक्ट करेगा, NH2 जो है इसके साथ जाके कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से जब हमें इसको रिमूव करना होगा तो KOH की साथ बॉयल करना पड़ेगा, तो वो क्या देगा फिर H2 दे देगा। यहाँ से ये H2 जो है C के साथ रह जाएगा कार्बन के साथ और N2 जो है रिलीज हो जाएगा। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे, या तो डीकार्बोक्सिलेशन करवाने रिएक्शन के, है ना, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ही रिमूव करवा दिया जाए। जैसे RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाएंगे, ये क्या बनाएगा, सोडियम सॉल्ट बना देगा। फिर से इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराओ तो ये देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है COONA जो है, सोडियम सॉल्ट जो है कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा Na की फॉर्म में और सोडियम कार्बोनेट बना देगा और साथ में ये जो हाइड्रोजन है वो इस R को मिल जाएगा और एल्केन बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। ये जनरल रिएक्शन है 2 स्टेप में और ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, CH3COO प्लस NaOH, तो पहले क्या बनेगा, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लिखती हुई है CH4Na2CO3। As it is clear from the above reaction, the alkane formed has 1 carbon less than the corresponding acid. So 1 carbon less है जैसे एसिड से, तो यहाँ पे कितने थे, 2 थे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन रहा। In soda lime, the reaction is carried out by sodium hydroxide only. हाइग्रोस्कोपिक एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, ये क्या करते हैं, हाईली हाइग्रोस्कोपिक हैं तो एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ऐड करना पड़ता है ताकि इनको ड्राई रखा जा सके। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है वो लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन के लिए यूज होती है, तो यहाँ से मीथेन प्रिपेयर किया जा सकता है। अ मिक्सचर ऑफ सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम इन द रेशियो ऑफ 1/4 by mass is taken in a hard glass tube or copper tube. The tube is heated strongly to about 630 Kelvin. तो उसको हीट करेंगे, मीथेन जो फॉर्म होगी उसको हम डिज़ोल्व कलेक्ट कर लेंगे वाटर पे। ठीक है, सिंस इट इज़ नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, तो मीथेन जो है यहाँ पे जो है ऐड होती जाएगी। ओके, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या करेंगे, सोडियम एसीटेट लेना है, वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है, इथेन आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिटेल जो है वो क्या है कि ये सोडियम एसीटेट लिया, आयनाइजेशन होगी इसकी CH3, 2 आयन बनेंगे, 2 Na पॉजिटिव और CH3CO नेगेटिव। फिर वाटर आएगा, वो भी आयन्स बनाएगा। फिर कैथोड पे जो है वो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके H2 रिमूव हो जाएगा और एनोड पे जो कार्बोक्सिलेट आयन बने हैं वो अनस्टेबल होंगे, तो वो क्या कर देंगे, इथेन बना देंगे और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देंगे। सो एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व होंगे एनोड पे, कैथोड पे हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। सो सॉल्यूशन जो है उसमें क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसलिए ये बेसिक नेचर का है। लिमिटेशन इसकी ये है कि ओनली एल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम कैन बी फॉर्म। सो इवन नंबर के कार्बन एटम ही मिल सकते हैं इससे। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, तो मीथेन इससे भी नहीं प्रिपेयर हो सकता। ठीक है, तो मीथेन का भी ये किया है डीकार्बोक्सिलेशन से, बाय ड्रॉपिंग वाटर टू ऑन बेरिलियम और एल्यूमिनियम कार्बाइड पे अगर हम वाटर ड्रॉप कर दे तब भी हमें मीथेन मिलेगा। सो ये है बोथ कार्बाइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मीथेन एज फॉलो, तो इससे हमें मीथेन मिला। ठीक है, एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड वाटर जो है इस पे डालना है और आपको मीथेन मिल जाएगा, साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज। ओके, फिजिक्स
की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है फिजिकल स्टेट। तो जैसे कार्बन नंबर 1 से लेकर 4 तक वो कैसे होंगे, कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस होंगी रूम टेम्परेचर पे। 5 to 17 कार्बन नंबर होंगे वो कलरलेस लिक्विड होंगे, जबकि हायर मेंबर जो हैं वो कलरलेस वैक्सी सॉलिड्स होंगे। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जैसे जैसे कार्बन की एडिशन होती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता जाता है। नॉन पोलर नेचर के होते हैं, ओनली अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेज, इसलिए इजीली ब्रेक हो जाते हैं। बट जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ेगा तो वो इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। और अगर ब्रांचिंग हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें अगर हम, सो जैसे जैसे कार्बन नंबर की एडिशन होती है वो क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। ऑड नंबर के कार्बन एटम होंगे नेक्स्ट टू हायर मेंबर मूविंग फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। सो इवन नंबर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लेस होगा एज कंपेरिजन टू ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है रीज़न दिया हुआ है, ये देखो इवन नंबर और ये कार्बन नंबर। तो इवन नंबर जो है वो सिमेट्रिकली स्टेबल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं एज कंपेरिजन टू ऑड नंबर के कार्बन, तो वो सिमेट्रिकली नहीं आ पाते, ठीक है। लैटिस एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट जो है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का जो है मोर होता है लेस सिमेट्रिकल से, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। So therefore melting point of n-hexane is expected to be more than the normal value, while that of n-hexane is expected to be less. Thus it is quite obvious that in moving from alkene with even number of carbon atoms to the next higher number with odd number, the increase in the melting point with less than while moving from alkene without carbon, ठीक है। तो इवन का ज़्यादा होगा, ऑड का कम होगा। सॉल्युबिलिटी की बात करें, पोलर नॉन पोलर नेचर के होते हैं इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे, जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर में, ठीक है। डेंसिटी की बात करें, वाटर से कम होती है, लाइट होते हैं, सो इनकी 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी होती है और इसलिए फ्लोट करते हैं वाटर पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें अगर हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं सबसे पहले, यानी कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो है क्या एडिशन करवा देंगे किसी भी मॉलिक्यूल की, एटम की। फर्स्ट है हेलोजिनेशन, यानी कि हेलोजन मॉलिक्यूल की एडिशन करवानी है। क्लोरीनेशन, क्लोरीन को ऐड करवा देंगे। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में करते हैं हेलोजिनेशन, इसीलिए इनको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोला जाता है। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाला, एक क्लोरीन की एडिशन, 2 हाइड्रोजन दूसरा, फिर दूसरा क्लोरीन, फिर तीसरा क्लोरीन ऐड कर दिया, फोर्थ हाइड्रोजन निकाला और फोर्थ क्लोरीन का एटम एडिशन कर दी। ब्रोमिनेशन भी इसी तरह से होती है। आयोडीनेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आयोडीन की एडिशन करवानी हो, जो आइडोमिथेन और साथ में HI बना हुआ है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो क्या करता है, फिर से इस आइडोमिथेन के साथ कंबाइन करके रिवर्सिबल प्रोसेस करवा देगा। सो इसको रोकने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड और आयोडिक एसिड, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इसको कंप्लीट रिएक्शन कर देंगे और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। फ्लोरिनेशन की बात करें अगर हम, तो ये फ्लोरीन जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ देता है, इसलिए हमें इसको इनर्ट गैस की प्रेजेंस में यूज़ करना पड़ता है। तो मर्क्यूरिक फ्लोराइड लिया, स्वार्ट्स रिएक्शन है, इसको हम स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। आइडोइथेन और साथ में फ्लोरोइथेन बन जाएगा, ठीक है। हेलोजिनेशन की अगर हम बात करें तो जो प्रोपेन और हायर मेंबर है वो मिक्सचर देते हैं, आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स देते हैं, यानी कि डिफरेंट की ब्रांचिंग होगी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। यहाँ पे 1 क्लोरोप्रोपेन, यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन। तो वो कैसे निकालना है कि किसका नंबर ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी और रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी, यहाँ पे दी होगी फॉर क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ये 44%, यहाँ पे 56% होगा, ठीक है। सो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स जो होंगे वो टर्सरी सबसे स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। नेक्स्ट है, इसका मैकेनिज्म होना था हेलोजिनेशन का, बट वो आपके सिलेबस से डिलीट है। नाइट्रेशन की बात करें, नाइट्रो ग्रुप की एडिशन अगर करवानी है, हेक्सेन लेना है HNO3 की प्रेजेंस में, यानी कि नाइट्रिक प्रेजेंस में हीट करना है, नाइट्रो हेक्सेन बन जाएगा। तो ये पहले क्या होता था कि सिर्फ हायर मेंबर्स में ही ऐसा होता था। सो लो
लोअर एल्केन्स जो हैं अब उनके साथ भी ये रिएक्शन हो सकती है। टेक्निक आई है वेपर फेज टेक्निक, उसके साथ नाइट्रेशन करवाएं तो दो प्रोडक्ट मिलते हैं, नाइट्रोइथेन एंड नाइट्रोमिथेन, कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज हो जाती है। मैकेनिज्म की बात करें, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है जो मैंने पीछे बताया था आपको पिछले यूनिट में। कैसे करते हैं, होमोलिसिस करते हैं, यानी कि दोनों की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी है इलेक्ट्रॉन की, एक HO को जाना है, एक NO2 को जाना है। RH यहाँ से निकलेगा, R डॉट HO के साथ H कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, R डॉट रेडिकल बन जाएगा। यहाँ पे R डॉट रेडिकल जो है वो क्या बना देगा, NO2 के साथ कंबाइन होकर नाइट्रोएल्केन बना देगा। सल्फोनेशन की बात करें अगर हम, तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में SO3 लेना है और हेक्सेन सल्फोनिक एसिड या हेप्टेन सल्फोनिक एसिड बना देगा। इसका भी सेम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो यानी कि कंबस्टन रिएक्शंस जो देता है, या तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी या इनकम्प्लीट। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, साथ में हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, इसीलिए हम इनको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। सो कुकिंग गैस जो यूज़ करते हैं हम, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो मिक्सचर होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का, कंप्रेस किया गया होता है उसको लिक्विड फॉर्म में। इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर निकलेगा। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ब्लैक कार्बन होगा, जिसको हम ब्लैक इंक, पेंट्स और पॉलिश प्रिपेयर करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, यानी कि कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवानी है। ऑक्सीजन की एडिशन, मीथेन ऑक्सीजन 100 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, मिथाइल अल्कोहल, और अगर मोलिब्डेनम ऑक्साइड लिया है तो फॉर्मेल्डिहाइड, मैग्नीज एसीटेट लिया है तो इथेनोइक एसिड। और ऐसे तो ये केमिनोफोर वगैरह के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, बट टर्शरी हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना देंगे। आइसोमराइजेशन रिएक्शंस भी करवाते हैं ये, यानी कि आइसोमर प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे ये ब्यूटेन है, कार्बन नंबर सेम रहेगा बट ब्रांचेज आ जाएंगी या डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। हेक्सेन 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन में चेंज हो जाएगा। एरोमेटाइजेशन की बात करें अगर हम अगर इनको हम 773 केल्विन पे हीट करेंगे अंडर हाई प्रेशर, ऑक्साइड्स लेने हैं क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम के, तो ये एरोमेटाइजेशन करते हैं, यानी कि ज़्यादा जिनके पास कार्बन होंगे, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए, आपस में बॉन्ड बना लिए, CH2 साइक्लोहेक्सेन बनेगा, फिर 6 हाइड्रोजन रिमूव होने और बेंजीन, उसी तरह से हेप्टेन से भी मिथाइल साइक्लोहेक्सेन और टॉलुइन बन जाएगा। स्टीम के साथ भी ये रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ होता है हाइड्रोजन की। मीथेन लेना है वाटर स्टीम की फॉर्म में, निकल की प्रेजेंस में हीट करना है उसको, कार्बन मोनोऑक्साइड और 3H2। पायरोलिसिस यानी कि हीट की प्रेजेंस में ब्रेक करना, तो बड़े से बड़े कार्बन को जो है हम तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। ऑक्टेन, इथीन में डेक्कन को हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं 770 केल्विन पे अगर हीट करें। हेप्टेन और प्रोपीन में, हेक्सेन और ब्यूटीन में, पेंटेन और पेंटीन में, ब्यूटेन और हेक्सीन में, ठीक है। तो ये यहाँ पे समरी दी हुई है इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। एक्सेस में ऑक्सीजन लिया है, क्लोरीन लिया है, आयोडीन लिया है, वेपर फेज, स्टीम, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, कपर ट्यूब्स, लिमिटेड में लिया है, तो कैसे कैसे रिएक्शंस, मीथेन जो है कैसे कैसे रिएक्शन करवाएगा, ठीक है। यूजेस की बात करें, लोअर एल्केन जो हैं, जो जिनके पास 4 कार्बन एटम होते हैं, उनको हम एज अ गैसियस फ्यूल्स इन होम्स यूज़ करते हैं, ऑल्सो इन इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ LPG। एल्केन्स जो हैं हम कार्बन ब्लैक जो बना है ये उसके प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, जो कि प्रिंटिंग इंक्स, ब्लैक पेंट्स और पॉलिशेस में बनाने में हेल्पफुल होता है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन गिव्स यूजफुल कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड एसिड्स। हायर एल्केन जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं पेट्रोलियम से, सच एज पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा, जो कि बहुत ही यूजफुल हैं। सर्टेन हेलोजन डेरिवेटिव्स लाइक क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा आर ऑल्सो यूज्ड इन बोथ इन लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्री, तो इनको भी हम एज अ लैब और इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट एल्केन। थैंक यू।